तो आप सभी का स्वागत है डीके कोचिंग सेंटर में। और आप सभी का जो टॉपिक चल रहा है वो 3D चल रहा है, जिसके अंतर्गत कई सारे सेशन हो चुके हैं। आप उन सेशनों को देखकर अपने सभी डाउट क्लियर कर सकते हैं, अपनी नोट्स बना सकते हैं और अपना एग्जाम अच्छा क्लियर कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपकी क्लासेस चल रही हैं, आप उनका बार बार रिविजन करिए। आपका जो क्वेश्चन है वो इस सिलेबस से बाहर नहीं आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये सभी कॉन्सेप्ट आपको कराए जा रहे हैं और उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी कराई जा रही है। तो आपको इस तरह के सेशन कहीं नहीं मिलेंगे, आपको ये समझना है। आपको ये सारी चीजें आपको डीके कोचिंग सेंटर के साथ जुड़ के मिल सकती हैं। आप डीके कोचिंग सेंटर के साथ जुड़े रहिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो उसी पर हम बात करते हैं। आपका जो टॉपिक रहने वाला है वो है आपका एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। तो हम दो लाइंस के बीच में किस तरह से एंगल निकालेंगे उस पर हम बातें करने वाले हैं। पिछला सेशन आपका हो चुका है जिसमें आपने इमेजेस एंड कॉलिनिटी को देख लिया है। उसके बाद आपका ये आपका टॉपिक है। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें किसका एंगल निकालना है। तो ये आपका एंगल, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। अब देखो एंगल बिटवीन टू लाइंस के हम बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको लाइंस से रिलेटेड बातें करी जाए तो आपने देखा होगा कि आपकी जो लाइंस है वो दो फॉर्म में रखी जाती हैं, एक तो आपका वेक्टर फॉर्म, एक आपका कार्टेशियन फॉर्म। तो आपको यहाँ पे दोनों फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। एक तो आपको ये वेक्टर फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए, दूसरा फॉर्म आपका क्या था, कार्टेशियन फॉर्म। दूसरा फॉर्म है आपका कार्टेशियन फॉर्म। तो ये दोनों ही फॉर्म आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझ के चलो, यदि हम दो लाइंस की बात करें और उनके बीच का एंगल निकालना है तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि ये आपकी कोई लाइन है और ये आपका कोई ना कोई एक ये लाइन आपको दे रखी है, ठीक है। अब ये आपका L1 लाइन है और ये आपका L2 लाइन है। ये आपका L1 लाइन है, ये आपका L2 लाइन है। तो इस लाइन के बीच में ये एंगल है आपका थीटा। ये मान के चलो ये आपका एंगल है कोई थीटा, ये आपका एंगल है, ठीक है, इन दोनों लाइन के बीच में। यदि हम L1 की बात करें तो L1 के भी आपको ध्यान रखना है। यदि हम वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं तो वेक्टर फॉर्म में L1 क्या होगा ये आप बताइए, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में आपको L1 जो बताया था वो क्या बताया था, आर वेक्टर इज इक्वल टू आपको बताया था R1 वेक्टर और प्लस के लैम्डा आपका M1 वेक्टर, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे ये बताया था आपका R वेक्टर इज इक्वल टू आपका R2 वेक्टर और प्लस के लैम्डा M2 वेक्टर, ठीक है। तो ये दोनों ही वेक्टर आपको समझ में आ रहे होंगे कि L1 और L2। यदि हम बात करें वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, ये आपको पहले पता था। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए R1 वो पॉइंट है जो इस लाइन पर उपस्थित होता है और M1 वो पॉइंट है जो इस लाइन के क्या होता है, पैरेलल होता है। तो M1 एक ऐसा वेक्टर है जो इस लाइन के पैरेलल होता है। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट्स नहीं है, ये आपके वेक्टर है, ये भी आपका वेक्टर है, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझने के लिए आपको जो एंगल निकालना है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आपका M1 एक आपका इसके पैरेलल लाइन है और M2 भी आपका इस L2 लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, यदि L1 की बात करूं तो इसके पैरेलल कोई लाइन, इसके पैरेलल लाइन जो देखोगे तो वो इस तरह की लाइन दिखेगी। यदि मैं इस पैरेलल वेक्टर की बात करूं तो ये पैरेलल वेक्टर इस तरह का आपको दिख रहा होगा। यदि L2 के पैरेलल वेक्टर की बात करूं, ये क्या है आपका, इसकी बात करूं तो ये आपका दे रखा है M1, यहाँ पे लिख के चलते हैं ये आपका M1 वेक्टर। इसी तरह से L2 की बात करोगे तो इससे भी कोई ना कोई पैरेलल लाइंस होगी, तो ये आपको दिख रही होगी, ये आपका पैरेलल लाइंस ये आपकी है। तो इसको हमने क्या नाम दिया भाई, इसी को हम बोलते हैं M2 वेक्टर। ये आपका M2 वेक्टर है, ठीक है। तो आप एक चीज देखो कि यहाँ पे जो पैरेलल लाइंस है उसको हम डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं जिससे आपको क्लियरिटी रहे। ये आपकी दोनों लाइंस हैं और ये आपका डॉट डॉट से हम करेंगे, वो आपके क्या हो जाएंगे भाई, ये आपके ये पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे जो कि आपके डॉट डॉट से आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज और देखो कि ये जो पैरेलल वेक्टर हैं एक्चुअल में ये भी तो उसी एंगल पर कट कर रहे हैं जो आपके दोनों लाइंस जो हैं एक दूसरे को कट कर रही हैं, उसी एंगल पर आपके ये आपकी पैरेलल लाइंस भी एक दूसरे को कट कर रही हैं। अच्छा, यदि हम इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल निकाल रहे हैं तो वही एंगल आपको दिख रहा होगा लाइन के बीच का, वही एंगल आपका इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल है। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो आपको यदि हमें दो लाइंस के बीच में यदि हमें एंगल बताना है तो आपको जरूरत किसकी पड़ने वाली है, पैरेलल वेक्टर की जरूरत पड़ने वाली है।
ठीक है, किसकी जरूरत पड़ रही है भाई, पैरेलल वेक्टर्स। तो दोनों ही आपके पैरेलल वेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता चला m1 और m2। अब दो वेक्टर्स के बीच में हम एंगल किस तरह से निकालते हैं ये आपको पहले ही बता दिया है कि यदि आपके दो वेक्टर्स हो, ऐसे इसको थोड़ा सा साइड में रख के आप यहाँ पे समझ के चलो कि ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, ठीक है, और इसके बीच में यदि कोई एंगल थीटा दे रखा हो तो आप किस तरह से निकालते थे ये आपको याद आना चाहिए। जैसे आप क्या करते थे, यहाँ पे याद हो आपको कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालते थे तो क्या आता था, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा आता था, ठीक है। तो इसी तरह से आप क्या करते थे, यहां से आप कॉस थीटा की वैल्यू निकालते थे, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आती थी, इसको इसमें भाग देते थे, ठीक है। तो ये आपका आ जाता था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में आ जाता था मॉड ऑफ ए वेक्टर और यहाँ पे आता था मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो ये आपका एंगल रहता था। इसी तरह से आपको ये पता चला कि आपका m1 भी आपका एक वेक्टर है और m2 भी आपका एक वेक्टर है। तो दो वेक्टरों के बीच का ही तो एंगल हमें निकालना है। अब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो केवल आपका ए वेक्टर की जगह पर आपको m1 दे रखा है, बी वेक्टर की जगह पर आपको m2 दे रखा है। तो इसका मतलब आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि आपका जो cos थीटा है वो बेसिकली क्या आ जाएगा भाई, cos थीटा आपका आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसका मतलब आपका m1 वेक्टर डॉट के m2 वेक्टर, और अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, अपॉन में आपका ये आ जाएगा कि मॉड ऑफ m वेक्टर और आपका आ जाएगा मॉड ऑफ m2 वेक्टर, ठीक। तो इस तरह से आपको ये आपका जो एंगल आएगा वो क्या आ जाएगा, वो इन लाइन के बीच का एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। यदि हम बात करें वेक्टर फॉर्म की, किसकी बात कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म की हम बात करें तो वेक्टर फॉर्म के अंदर आपको किस तरह से एंगल निकालना है ये आपको ध्यान रखना है। आपकी जो पैरेलल लाइंस है उन दोनों लाइंस को लेकर आपको क्या कर देना है, cos थीटा की वैल्यू निकाल देना है, जो कि आप ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर्स के बीच में जो कोण निकालते थे एक्चुअल में वही है, कोई अलग से रॉकेट साइंस नहीं है, केवल यही है। आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पे समझ के चलो कि इसके बाद क्या होने वाला है भाई, इसके बाद क्या होने वाला है। जिस तरह से आपको ये क्वेश्चन दिया जाए, देखो क्वेश्चन को करके चलिए, उसके बाद आपको और चीजें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे आप समझ के चलो क्या है क्या नहीं। जैसे आपको यहाँ पे देखा कि आपको दो वेक्टर दिए जा रहे, मतलब क्या दिया जा रहा है, लाइन्स दी जाएंगी। आपसे बोला गया लाइन 1 और लाइन 2, ये आपको लाइन 1 और लाइन 2 आपको क्या दे रखी है, वो आपको दे रखी है कि आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। इसी तरह से यहाँ पे आपको दे रखा है लैम्डा, और देखो यहाँ पे आपने दोनों ही वेरिएबल लैम्डा माने हैं, यहाँ पे आप चेंज कर लेना। यहाँ पे जो लैम्डा था यहाँ पे आपको म्यू मानते हुए चलना है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे अभी L1 और L2 जो माने थे वो क्या माने थे, इस तरह से माने थे R1 वेक्टर प्लस के लैम्डा आपका M1 वेक्टर था, ठीक है। तो जो आपका दूसरी लाइन है उसके लिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको अलग से वेरिएबल मानना पड़ेगा जो कि आपको म्यू मान सकते हो। क्या मानोगे, म्यू मान के चलोगे, ध्यान रखना, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू अलग अलग हो सकती है दोनों लाइनों के लिए। तो यहाँ पे लैम्डा लैम्डा मैंने मान लिया था, यहाँ पे ध्यान रखना है, तो आपको यहाँ पे म्यू मानते हुए चलना है, ठीक है। तो वहां पे आप इसको चेंज कर लोगे, ठीक है, लैम्डा की जगह पे वहां पे म्यू कर लेना है, चेंज कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो क्या आएगा भाई, L2 है, तो यहाँ पे आपको जो आपको आर वेक्टर दे रखा है वो आपको यहाँ पे भी तो लिख सकते हैं। आपका क्या आएगा, यहाँ पे आप लिखोगे तो आई कैप प्लस का जे कैप और प्लस का के कैप। ये जो आपको दे रखा है वो आपका आई कैप प्लस का 3j कैप और माइनस का 2k कैप दे रखा है। लैम्डा लैम्डा नहीं मानना है, म्यू मानना है, क्योंकि दो लाइंस है अलग अलग है, तो इसका वेरिएबल आपका जो कांस्टेंट वैल्यू है वो भी अलग अलग आएगी, ठीक है ना। ये लैम्डा है, आपका जो म्यू आएगा, मान के चलो अलग अलग लाइन है तो अलग अलग ही होता है, ठीक है। तो ये आपका आई कैप माइनस का जे कैप और प्लस का के कैप आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन लाइन के बीच का कोण निकालना है, इन दोनों लाइंस के बीच का कोण निकालना है। तो आप क्या करोगे भाई, आपको केवल और केवल इस लाइन के पैरेलल वेक्टर को निकाल लेना है। तो इस लाइन का पैरेलल वेक्टर आपका ये पता चला, m1 जो है आपका ये दे रखा लैम्डा के पास आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप। आपको यहाँ पे जो m2 दे रखा है वो आपको क्या दे रखा है, आई कैप माइनस का जे कैप और प्लस का के कैप आपको दे रखा है, ठीक। तो यहाँ पे आपको पता चल गया m1 और m2, क्या पता चल गया भाई, m1 और m2 पता चल गया। तो इसके बाद हमें कोण निकालना है, तो आप क्या करोगे भाई, cos थीटा और cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा, m1 m2
अपॉन में क्या आ जाएगा भाई मॉड ऑफ m1 और ये आपका आ जाएगा मॉड ऑफ m2। इसी तरह से आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ पे आपका आ जाएगा m1 है आपका आई कैफ प्लस का जे कैफ प्लस का के कैफ और डॉट प्रोडक्ट आपका आ जाएगा आई कैफ माइनस का जे कैफ और प्लस का के कैफ। अब इसका हमें क्या निकालना है, मॉड निकालना है, तो आप क्या करोगे मॉड 1 का स्क्वायर और यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर। m2 का करोगे तो आपका 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर। ठीक है, वही चीज है यहाँ पे भी आप इसी तरह से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आप इसको डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आएगा भाई, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे आई का आई के साथ में तो ये 1 आ जाएगा। इसका इससे निकालोगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ पे आपका माइनस क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, और इस के का के साथ निकालोगे तो यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा और नीचे देखो 1 1 और 1 ये आपका आ जाएगा √3। इसी तरह से यहाँ पे भी आपका 1 1 1 मतलब आपका यहाँ पे भी आपका √3 आ जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पे देखोगे तो 1 से 1 कट जाएगा तो यहाँ पे 1 अपॉन क्या आ जाएगा भाई, 1/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/3। तो cos थीटा बराबर के आपका आएगा 1/3। तो थीटा बराबर के क्या आ जाएगा, थीटा बराबर क्या आ जाएगा cos इनवर्स 1/3। ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप दो लाइन के बीच का एंगल निकाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। केवल आपको ध्यान रखना है कि दो वेक्टर्स का एंगल जिस तरह से हम निकालते थे उसी तरह से आप दो लाइंस का एंगल निकाल सकते हो, दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है वो निकाल सकते हो। आपको ध्यान रखना है वो दोनों वेक्टर कौन कौन से हैं, वो दोनों वेक्टर वो हैं जो इन लाइनों के पैरेलल वेक्टर थे। ठीक है, तो दोनों ही वेक्टर पैरेलल वेक्टर के बीच में ही एंगल निकाल देना है। तो वही एंगल आपका दो लाइंस के बीच का एंगल होगा जो आपके दो पैरेलल वेक्टर थे उनके बीच का कोण। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पे कराया जाता है, इसके बाद आप देखो कार्टेशियन फॉर्म में किस तरह से आपका हो सकता है। अब आपको यहाँ पे समझना है कि आपका कार्टेशियन फॉर्म में किस तरह से हम एंगल निकालते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा हो तो किस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब समझ के चलो, कार्टेशियन फॉर्म होगा तो आपको कहीं ना कहीं फॉर्म दे के चलेगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि कार्टेशियन फॉर्म होगा तो आपको दो लाइंस दे के चलेगा। अब यहाँ पे आप समझ के चलो कार्टेशियन फॉर्म को किससे, कार्टेशियन फॉर्म को एंगल में कैसे निकालते हैं यह हमें समझना है, दूसरे वाली फॉर्म को समझना। तो देखो यहाँ पे आपको एक लाइन दे रखी है, वो आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपका x माइनस के x1 अपॉन में आपको क्या दे रखा है, अपॉन में आपको दे रखा है a1 और ये आपको दे रखा है y माइनस के y1, ये आपका दे रखा है आपको, आप मान के चलो ये b1 है। क्या मान के चले, b1 मान के चलते हैं, तो ये आपका b1 है। इसी तरह से आपका z माइनस के z1 अपॉन यहाँ पे मान के चलते हैं c1, ये आपका एक लाइन है। और दूसरा आपका लाइन जो दे रखा है वो इस तरह से दे रखा है आपको कि x माइनस के x2 अपॉन आपका क्या आ जाएगा भाई, आपका a2 आ जाएगा, y माइनस के आपका y2 अपॉन क्या आ जाएगा भाई, आपका b2 आ जाएगा। इसी तरह से आपका ये दूसरा इक्वेशन जो है वो आपको दे रखा है z माइनस के आपको दे रखा है z2 और अपॉन में क्या आ जाएगा भाई c2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों लाइन्स हमें दे रखी है और दोनों लाइन्स द्वारा हमें क्या करना है, इन दोनों लाइन्स के बीच में एंगल निकालना है। क्या करना है, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। तो ये आपको पहले से ही पता है। यदि हम कार्टेशियन फॉर्म की बात करते हैं तो नीचे आपको जो कोऑर्डिनेट दिए जा रहे हैं, नीचे आपको जो कोऑर्डिनेट दिए जा रहे हैं वह कोऑर्डिनेट आपके एक पैरेलल वेक्टर के होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम पैरेलल वेक्टर m1 को मान के चले तो यहाँ पे आपका a1 आ जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा भाई, आई कैफ का है तो आई कैफ और प्लस ये b1 आ जाएगा जो कि आपका x एक्सिस में, आपका y एक्सिस में है तो आपका j कैफ, और ये c1 आ जाएगा जो कि आपका z एक्सिस में है जो आपका k कैफ। ठीक, इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो एंड m2 जो आपका आएगा जो पैरेलल वेक्टर है इस लाइन के, तो वो आपका यहाँ पे देख सकते हो ये आपका क्या आ जाएगा भाई, ये आपका आ जाएगा a2 आई कैफ, ये आपका आ जाएगा b2 j कैफ और ये आपका आ जाएगा c2 k कैफ। ठीक है, अब आपको ये पता है कि m1 m2 दोनों एक वेक्टर है, तो इन दोनों वेक्टर के बीच का हमें कोण निकालना है। तो आप आराम से यहाँ पे निकाल सकते हैं। आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, यही फॉर्मूला cos थीटा बराबर के आपका m1 डॉट के m2 और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा भाई मॉड ऑफ m1 मॉड ऑफ m2। तो आप देखोगे m1 आपको यहाँ पे आप कार्टेशियन फॉर्म में a1 आई कैफ और a2 j कैफ और आपको a2 दे रखा है, ये आपका b1 है b1 और ये आपको दे रखा है c1 k कैफ।
ये आपको दे रखा है M1, ठीक है, A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस के C1 K कैप आपको दे रखा है। तो आप डॉट M2 आपको दे रखा है A2 आई कैप, B2 जे कैप और C2 K कैप आपको दे रखा है, ठीक है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है और इस वेक्टर का हमें मॉडुलस निकालना है। तो ये आएगा A1 पे स्क्वायर प्लस के आ जाएगा B1 पे स्क्वायर प्लस के C1 पे स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका A2 पे स्क्वायर प्लस के आपका आ जाएगा B2 पे स्क्वायर प्लस के आ जाएगा C2 पे स्क्वायर। और डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो फाइनल आंसर आपको देखो देखने को मिलता है cos थीटा बराबर के आई का आई के साथ करोगे तो क्या आएगा A1 A2 आएगा, B का B से करोगे तो B1 B2 आ जाएगा, और C का C से मतलब K का K से करोगे तो C1 C2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई C1 C2, और अपॉन में क्या बचेगा, अपॉन के अंदर आ जाएगा आपका A1 पे स्क्वायर B1 पे स्क्वायर C1 पे स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा आपका A2 पे स्क्वायर प्लस B2 पे स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा C2 पे स्क्वायर। तो ये आपका एक फाइनल रिजल्ट निकलता है यदि हमें कार्टेशियन फॉर्म में दे दिया जाए और इसके हमें कौन निकालना हो, ठीक है। देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपको ये रिजल्ट याद करना है, मैं याद करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा, जो मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूँ वही स्टेप आपको फॉलो करने हैं, इसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आप किस तरह से एंगल निकाल सकते हैं। यदि आपको दो लाइन्स दी जा रही है तो किस तरह से हम एंगल निकालते हैं, आपको ये याद रखना है। मेन चीज ये नहीं है कि आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई, ठीक है। तो इसका जो यूज है वो कब होगा, वो किस तरह से होगा, ये आपको सारी चीजें बताऊंगा। कि जैसे आपका दो लाइंस हैं वो एक दूसरे से क्या हो, पैरेलल हो, तो क्या कंडीशन होगी। यदि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इंटरसेक्ट पॉइंट हम निकाल चुके हैं, और इंटरसेक्ट कैसे करती हैं, करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सारी चीजें हम पिछले लेक्चर में भी कर चुके हैं। यदि दोनों लाइन से एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो क्या कंडीशन होती है, वो भी हम आज करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें जो इम्पोर्टेंट है वो हम सब करके चलेंगे। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करके चलेंगे। क्वेश्चन से क्या है, हमें सारी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाते हैं, जिससे आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा और समझते हुए चलना है, जैसे कि आपको यहाँ पर क्या दे सकता है भाई, एंगल आपसे पूछा जाए, ठीक है ना। ये आपको क्या दे रखा है, कार्टेशियन फॉर्म में दे दिया जाए और आपको एंगल पूछ लिया जाए, तो आप इस तरह की कंडीशन को देख सकते हैं, आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया जा रहा है, कि आप क्वेश्चन ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया जा रहा है कि आपको बोला गया कि आपको बोलेगा माइनस का x और प्लस का 2 अपॉन में माइनस का 2, और बराबर के आपको दे रखा है बाई माइनस का 1 अपॉन में दे रखा है आपको 7, और ये आपको दे रखा है z प्लस के 3 अपॉन में आपको क्या दे रखा है माइनस का 3 दे रखा है एंड, और यहाँ पे आपको दे रखा है x प्लस का 2 अपॉन माइनस 1, और ये आपको दे रखा है 2 बाई माइनस का 8 अपॉन माइनस का नहीं दे रखा है, सॉरी, ये आपका 4 दे रखा है, क्या दे रखा है 4 दे रखा है, और z माइनस के 5 अपॉन में आपको 4 दे रखा है, ठीक है। तो ये आपको दो लाइंस दे रखी हैं, ये आपको दो लाइंस आपको दे रखी है। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो एक चीज आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, जब आपको कार्टेशियन फॉर्म के बारे में बताया था तो कार्टेशियन फॉर्म के अंदर क्या क्या पॉइंट से आपको जहाँ पर आपको कराए थे, तो एक पॉइंट से आपको ये भी कराया था कि यहाँ पे आपका जो x है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और केवल x होना चाहिए। देखो यहाँ पे देखोगे तो आपका x नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं आपको ये चेंजेस करने पड़ेंगे कार्टेशियन फॉर्म में। यही मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं कि आप पहले कार्टेशियन फॉर्म को प्योर बनाइए, जिस तरह से कार्टेशियन फॉर्म होती है उस तरह से पहले बनाइए, उसके बाद आप आगे करने की कोशिश कीजिए। पहली चीज यहाँ पे प्लस का आपका एक्स वाई जेड होता है, यहाँ पे माइनस दे रखा है, ये आपका पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल अलग दे रखा है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका बाई का जो कॉफिशिएंट है या गुणांक है वो 2 दे रखा है, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए। मैंने पहले ही बोल दिया था एक्स वाई जेड के जो कॉफिशिएंट है या गुणांक है वो हमेशा क्या रहेंगे, 1 रहेंगे, 1 रहते हैं, ये आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो जब पहले ही बता दिया था आपको पहले ये चेंज कर लेना है, तब आपको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो जितने भी बच्चों ने सेशन देखे हैं 3D से रिलेटेड, तो उसको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। सारी चीजें एक एक स्टेप करके सारी चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से कराई जा रही हैं।
केवल आप चैनल के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, ये आपकी गलती है। टीके कोचिंग सेंटर के साथ जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने भी बच्चे अभी तक ये चैनल के बारे में नहीं जानते हैं उन बच्चों को बताइए, वो भी अपना क्लास 12 का सिलेबस अच्छे से कवर कर सकें। ठीक है, तो आप इसी तरह से आप सेशन को देखिए और क्रम वाइज आप लेक्चर को जरूर देखें, क्योंकि आप किसी भी लेक्चर को यदि स्किप करोगे तो आपका ही लॉस होने वाला है, आपको चीजें फिर समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, हर एक लेक्चर को क्रम वाइज देखते हुए जाना है, आपको फिर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक, इसके बाद आपको देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको चेंज करोगे कैसे करोगे, यहाँ पे माइनस हटाना है तो आप क्या करोगे, माइनस कॉमन लो तो x माइनस का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और अपॉन में आ रहेगा आपका माइनस का 2 और बराबर बाई माइनस के 1/7, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जेड प्लस के 3 अपॉन माइनस का 3, यहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं दे रखा। एक्स प्लस का 2 अपॉन माइनस का 1, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत है, आपको 2 कॉमन लेना पड़ेगा तो बाई माइनस के 4 आएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, इजिकल टू जेड माइनस के 5 अपॉन 4। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से देखोगे तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, इसमें जो दिक्कत थी यहाँ 2 से ये 2 कट जाएगा, तो आपका एक्चुअल में अब यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म क्या बन गया, एक्स माइनस के 2 अपॉन 2 बाई माइनस के 1/7 और जेड प्लस के 3 अपॉन माइनस का 3 एंड आपको दे रखा है एक्स प्लस का 2 अपॉन माइनस 1 और ये आपको दे रखा है बाई माइनस के 4 अपॉन के 2 और ये आपको दे रखा है जेड माइनस के 5/4। ठीक है, अब यहाँ पे आराम से आप बता सकते हो कि नीचे जो आपको दे रखा है वो आपको पैरेलल लाइंस दे रखी है, वो आपको क्या दे रखे हैं, पैरेलल लाइंस। तो ये आपके पैरेलल लाइंस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, तो यहाँ से आप m1 निकालोगे तो क्या आएगा 2i कैप, ये आपका आ जाएगा प्लस का j कैप और माइनस का 3k कैप, एंड यहाँ से आप देखोगे तो आपका जो पैरेलल लाइंस m2 है वो क्या आ जाएगी भाई, माइनस का i कैप और यहाँ से आ जाएगा 2j कैप और प्लस का 4 आपका क्या आ जाएगा भाई, k कैप आ जाएगा। अब आपको cos थीटा चाहिए तो cos थीटा करोगे तो क्या करना है, m1 m2 करना है, अपॉन में क्या करना है, m1 का मॉड निकालना है, m2 का मॉड निकालना है। तो m1 m2 आप निकालोगे तो क्या आएगा, देखो 2i कैप प्लस का 7j कैप माइनस का 3k कैप डॉट माइनस का 1i कैप और ये 2 आपका j कैप और ये आपका 4k कैप और अपॉन में आपका क्या आएगा, इसका मॉड निकालना है तो 2 का आप 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ये 4 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 49 और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 और फिर आपको दे रखा है इनटू में इसका भी मॉड निकालना है m2 का मॉड निकालोगे -1 का स्क्वायर क्या होता है प्लस का 1, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16। ठीक है, इस तरह से आप करोगे तो यहाँ पे आपका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, -1 का 2 से करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा और प्लस के 2 से प्लस के 7 करोगे तो आपका प्लस 14 आ जाएगा। अब 4 का इस 3 से करोगे, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस में आएगा आंसर, प्लस में नहीं आएगा तो माइनस आएगा और ये क्या आ जाएगा 4 12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो नीचे आपको क्या आ जाएगा भाई, नीचे देखोगे तो यहाँ पे 53 आ जाएगा और 53 और 9 क्या आ जाएगा 62 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आप देखोगे तो 16 और 26 और 21 आ जाएगा। अब देखो 12 माइनस के है और माइनस के 2 है तो माइनस का 12 माइनस के 2 तो ये प्लस के 14 को ये कट कर सकते हैं। अब कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो फाइनल आंसर आपका 0 आता है। ये आपको समझ में आ गया। तो cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया भाई 0 डिग्री। तो cos में 0 डिग्री कब आता है, 0 आंसर कब आता है ये बताओ। तो cos में 0 कब आता है ये बताओ। तो cos में 0 जब आता है आपको पता चला कि cos की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए भाई, cos की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री होनी चाहिए। कितनी डिग्री होनी चाहिए 90 डिग्री, तभी आपका आंसर 0 आएगा। तो यहां से ये कट जाएगा तो cos की वैल्यू थीटा की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री आ गई। कितनी आ गई भाई 90 डिग्री। अब यही समझना है कि दो लाइंस यदि एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो, यदि दोनों लाइंस एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो, ये लाइन है और ये दो लाइंस हैं और इनके बीच का जो एंगल थीटा था ये 90 डिग्री हो गया, तो इसी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। क्या बोलते हैं भाई, इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। आ रहा है कि नहीं आ रहा। यदि दो एंगल्स के बीच में यदि हमारा कोण 90 डिग्री आ जाता है तो समझ जाना वो दोनों लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। अब इस चीज के साथ साथ आपको ये भी समझ में आ गया कि
cos 90 यदि बात करें तो 0 होता है, तो cos 0 होता है, इसका मतलब m1 m2 का डॉट प्रोडक्ट भी 0 होना चाहिए। तो इसके साथ साथ हम एक कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं कि यदि आपको कार्टेशियन फॉर्म के अंदर आपको कार्टेशियन फॉर्म दे लो या आपसे वेक्टर फॉर्म की बात करें, तो आपका यदि दोनों लाइंस एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो, दोनों लाइंस यदि एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो, तो क्या कंडीशन बनती है उसको समझो। यदि दोनों लाइंस L1 एंड L2 ये आपकी एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री पर है, यदि ये 90 डिग्री पर है तो ये दोनों लाइंस को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। क्या बोलते हैं भाई? परपेंडिकुलर लाइंस, जिसे हम क्या बोलते हैं? लंबवत लाइन। क्या है? लंबवत रेखा। अब इसके साथ आपसे बोल दिया जाए कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका, जैसे आपने फॉर्मूला निकाला था कि cos थीटा बराबर क्या आपका m1 m2 और अपॉन में क्या था और मॉड ऑफ m और आपने देखा मॉड ऑफ m2। तो आपने बोला कि दोनों लाइंस के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो इसका मतलब आप यहाँ पे लिख के चलोगे cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री है तो आप ये बताओ कि cos 90 डिग्री का तो मान क्या होता है? cos 90 डिग्री का मान तो 0 होता है, और cos 0 होता है तो m1 डॉट के m2 अपॉन में आपका m1 का मॉड और m2 का मॉड है। तो जब आप m1 m2 को जब सॉल्व करोगे तो इसका गुणा इससे करोगे तो क्या आएगा? तो कंडीशन क्या बनी? कंडीशन ये बनी कि m1 यदि करते हैं तो उसका आंसर क्या आना चाहिए? 0। यदि दो लाइंस एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो आपको ध्यान रखना है जो दोनों वेक्टर्स की पैरेलल लाइंस है उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा भाई? 0 आएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। जब आप परपेंडिकुलर की बात कर रहे हो तो इसी के साथ साथ मैं एक और पॉइंट उठा लेता हूं, जिसमें आपका दूसरा पॉइंट आपका रहता है कि आपके जो पैरेलल लाइंस है कैसी हैं? ये पैरेलल लाइंस है। अब जब दोनों बार बताया है कि दो वेक्टर से यदि एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उनके बीच में क्या है? एंगल क्या होता है? 0 डिग्री होता है। अब cos आपका जो 0 डिग्री है तो इसका मतलब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई? तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है ये आप बताओ जल्दी से। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होता है? ये आपका होता है m1 डॉट के m2 अपॉन में आ जाएगा मॉड ऑफ m1 और ये आपका आ जाएगा m2 मॉड ऑफ m2। तो cos 0 की वैल्यू आपकी 1 होती है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो m1 m2 अपॉन में क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ m और मॉड ऑफ m2। तो यहाँ पे एक कंडीशन बनती है, यदि हम दोनों लाइन से एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। तो दोनों लाइन से एक दूसरे के पैरेलल है तो दोनों लाइनों की जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनका डॉट प्रोडक्ट, उनके मॉडुलस, उनके दोनों पैरेलल लाइन के वेक्टर्स का जो मॉडुलस है वो क्या होता है? बराबर होता है। डॉट प्रोडक्ट और मॉड ऑफ m1 और मॉड ऑफ m2 का गुणनफल ये क्या आ जाएगा? आपका बराबर आ जाएगा यदि दोनों लाइन से एक दूसरे के पैरेलल है। अब मैं यहाँ पे ये बिल्कुल कह के चलूंगा कि आपको ये दोनों रिजल्ट डायरेक्ट याद होनी चाहिए। मैं यहाँ पे बिल्कुल आपसे बोल के चल रहा हूँ कि आपको ये आपका जो कॉन्सेप्ट है ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। यदि लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ये वाला कॉन्सेप्ट, यदि लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। ये आपको बिल्कुल डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। ठीक है, अब किस तरह से रिजल्ट आए हैं ये आपको बिल्कुल क्लियर है और आप बता सकते हो। ठीक है, तो यहां से आपका जो क्वेश्चन बनता है ना, ये इस तरह का क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान रखना। एंगल से रिलेटेड ये जो कंडीशन दी जाती है ना, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस कंडीशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जामिनर के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो किस तरह से क्वेश्चन बनता है आप वो देख सकते हो भाई, किस तरह से क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, जैसे कि हमसे आपसे बोला गया कि दो लाइंस हैं एक दूसरे क्या है? परपेंडिकुलर है। ऐसे समझ के चलो L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, L1 परपेंडिकुलर टू L2 है। तो यहाँ पे आपको जो दे रखा है, आपको L1 और L2 जो लाइंस दे रखी हैं वो आपको दे रखी हैं x माइनस के 5 अपॉन 5 लैम्डा प्लस के 2 बराबर 2 माइनस के y अपॉन में दे रखा है 5 और आपको दे रखा है 1 माइनस के z
अपॉन में आपको दे रखा है -1, और आपको दूसरी जो लाइन दे रखी है वो आपको दे रखी है x/1, और आपको दे रखा है 2y+1, अपॉन में दे रखा है आपको 4 लैम्डा, और बराबर में आपको दे रखा है 1 - z, अपॉन में -3 दे रखा है। अब आपसे जो बोला गया है कि आप लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। यदि ये दोनों लाइन से एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो आपको यहाँ पे लैम्डा का मान निकालना है। क्या करना है भाई? लैम्डा का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पता है कि यदि ये दोनों लाइन से एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो यहाँ पे आपका जो m1 है उसका डॉट प्रोडक्ट m2 से करोगे तो आंसर क्या आता है? वो हमारा 0 आता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमें समझ में आता है। लेकिन आपको यहाँ पे ये भी समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन के अंदर ना कार्टेशियन फॉर्म जो दे रखी है वो सही तरीके से दे रखी है कि नहीं दे रखा है। पहले तो ये चेक कर लिया करो कि एक्स वाई जेड जो है पॉजिटिव है कि नहीं। एक्स यहाँ वाई तो नेगेटिव दे रखा है भाई, बिल्कुल अलग ही दे रखा है। यहाँ देखोगे जेड भी बिल्कुल अलग दे रखा है। इसमें ध्यान दोगे तो भाई क्या एक्स और वाई जेड के जो गुणांक है कॉफिशिएंट है क्या एक दे रखे हैं? नहीं, यहाँ पे तो भाई 2 दे रखे हैं। तो आपको ये एक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको 2 करना पड़ेगा। मतलब आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी सही तरीके से, क्योंकि लाइन आपको जो दे के चलेगा ना वो आपको कार्टेशियन फॉर्म में परफेक्ट तरीके से नहीं दे के चलेगा। आपको इसी तरह से पहले ही इसलिए मैंने क्लियर कर दिया था कि आपको जब भी कार्टेशियन फॉर्म दे दिया जाए तो आपको पहले एक नजर जरूर डाल लेना है कि एक्स वाई जेड ये पॉजिटिव है कि नहीं, और दूसरी चीज एक्स वाई जेड के जो गुणांक है वो आपके एक है या नहीं है, ये आपको पहले चेक करना है। तो आप इसके बाद इसको आप क्या करोगे? पहले इसको सही तरीके से रखोगे। कैसे रखना है इस वाले में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही भाई। x-5/5 लैम्डा प्लस 2 इसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है मुझे। लेकिन इसमें दिक्कत है कि माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको माइनस दे रखा है तो प्लस हो जाएगा ये, और माइनस का आ जाएगा 2, क्योंकि साइन आपने माइनस को बाहर -1 आ जाएगा और अपॉन में -1 आ जाएगा। इसी तरह से ये x/1 है, यहाँ से आपको y को देखो, y देखना पड़ेगा तो यहाँ से 2 कॉमन करना पड़ेगा, तो y और यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस का 1/2। क्या आ जाएगा भाई? प्लस का 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 1 में से भी तो आपको 2 कॉमन लेना पड़ेगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे क्या दे रखा है? नीचे आपको दे रखा है 4 लैम्डा। इसी तरह से यहाँ पे आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो z-1 आएगा और अपॉन में -3 आएगा। ठीक है, अब जो चेंजेस किए हैं उससे क्या फर्क पड़ा ये हमें देखना है कि 5x-5/5 लैम्डा प्लस का 2, और बराबर में आपका देखो क्या आ जाएगा y-2/-5 आ जाएगा। जो माइनस आपका नीचे आ जाएगा तो -5 हो जाएगा। इसी तरह से ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो z-1/1 आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो x/1 आएगा, और यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पर देखो 2 से 2 बार कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा y प्लस 1/2। अपॉन में क्या बचेगा भाई? अपॉन में बचेगा 2 लैम्डा। ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो z माइनस के 1/3 माइनस के 1/3 आ जाएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या करके चलोगे भाई? इसके बाद आपसे बोला गया यदि ये परपेंडिकुलर है तो आपको पता चल गया कि जो नीचे आपके बैठ रहे होते हैं ये तो आपके पैरेलल लाइन के कोऑर्डिनेट होते हैं। तो ये आपका m1 मिल जाएगा, ये 5 लैम्डा प्लस का 2 ये आपका आई कैप वाला कोऑर्डिनेट है, माइनस के 5 जो है वो y वाला कोऑर्डिनेट मतलब j कैप, और 1 जो कोऑर्डिनेट है वो z का कोऑर्डिनेट है जो कि आपका k कैप आ जाएगा। इसी तरह से आपका जो m2 है वो आपको पता चल जाएगा। m2 आपका देखो 1 है तो मतलब आपको आई कैप ही लिख सकते हो। ये आपका आ जाएगा प्लस का 2 लैम्डा, और ये आपका आ जाएगा प्लस का, ये आपका जे कैप है, और ये आपका 3 है, और आपका ये आ जाएगा के कैप। कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। नीचे वाले जो कोऑर्डिनेट है यदि आप कार्टेशियन फॉर्म को परफेक्ट रूप में लिख लेते हो तो आपको यहाँ पर सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब इसके बाद आपको पता चला कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि cos थीटा जो है, यहाँ पे आप कंडीशन लगाना ही नहीं, सीधा ये लगाना है, क्योंकि दोनों ही परपेंडिकुलर है। मतलब L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, तो ये L1 परपेंडिकुलर L2 है, इसका मतलब यही होता है कि M1 परपेंडिकुलर टू M2 है। अब ये कंडीशन है तो सीधा यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि M1 M2
का जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपका 0 है। तो आप डॉट प्रोडक्ट निकालो भाई, आई का आई के साथ में निकाल दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 लैम्डा प्लस का 2। अब जे का जे के साथ निकालोगे तो आपका माइनस का आपका 10 आ जाएगा, 10 लैम्डा। अब के का के से साथ करोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और इक्वल टू आपका 0 रहता है। ये 5 लैम्डा है, ये माइनस के 10 लैम्डा है, तो आपका माइनस के 5 लैम्डा आ जाएगा और 2 प्लस के 3 क्या आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा इक्वल टू 0। 5 को उधर लेके जाओगे तो क्या आएगा भाई, माइनस के 5 लैम्डा और ये आ जाएगा माइनस का 5, माइनस से माइनस कर गया, 5 से 5 कर गया, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1 आ गई। और यही आपसे पूछा था, यही आपसे पूछा था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, कंडीशन से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, ये आपको बिल्कुल समझते हुए चलना है। तो यहाँ से आपको लैम्डा का मान निकालना था, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, हर एग्जाम में भी आपको ये पूछा जाता है, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको अगला क्वेश्चन खुद से करना है। अगला क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। जो कंसेप्ट था, जो आपके कंडीशंस थी, वो इसमें सारी चीजें मैंने करा दी हैं। आपको यहाँ पे अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है और उस क्वेश्चन का आंसर आप कहाँ दोगे भाई, कमेंट में जरूर दे के जाओगे। यदि आपको ये क्लासेस अच्छी लगी है और आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कर पाओगे, है ना। तो इसका जो आंसर है वो आप कमेंट में जरूर दे के जाएं, ठीक है। तो आपको जो दे रखा है कि आर वेक्टर आपको दे रखा है और 2 आई कैप और माइनस के 5 जे कैप और प्लस का के कैप दे रखा है, प्लस के लैम्डा, और ये आपको दे रखा है 3 आई कैप 2 जे कैप और प्लस का 6 के कैप। इसी तरह से आपको आर वेक्टर दे रखा है, ये आपका 7 आई कैप माइनस का 6 के कैप और प्लस का म्यू। देखो यहाँ पे दूसरी लाइंस है, ये L1 है, ये L2 है, दो लाइंस है, तो ये लैम्डा और ये म्यू अलग अलग दे रखे हैं, तो समझ जाना दोनों लाइंस अलग अलग। तो आई कैप और प्लस का ये आपका 2 जे कैप और आपको दे रखा है प्लस के 2 के कैप, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है, ये आपको दो लाइंस दे रखी है। तो फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, तो फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस। तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दे के आए। आपने यदि ये कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और कमेंट में इसका आंसर आप जरूर दे के चलोगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। क्लास 12 का पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा। आप चैनल के साथ बने रहिए, डीके कोचिंग सेंटर के साथ, और सभी बच्चों को शेयर करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि सभी बच्चे लाइव में आने की कोशिश किया करें। और लाइव में जिस दिन बच्चे आना शुरू कर देंगे, तो जिससे क्या है, उनके लाइव चैट के माध्यम से उनके लाइव के साथ साथ ही डाउट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी आपके डाउट रहते हैं जब आप क्लास लेते हो, तो उसमें भी आपको कोई ना कोई तो डाउट आता रहेगा। तो डाउट आएगा तो इसको आप लाइव चैट के माध्यम से बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। तो आपको सभी को लाइव क्लासेस में आना है, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को जरूर दबा लेना है, जिससे कि जब भी लाइव सेशन हुआ करेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप क्लासेस को लेते रहिए, अपना नोट्स बनाते रहिए और उन्हीं का बार बार रिवीजन करते रहिए। यही आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, यही आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने का काम करेगा, ठीक है। क्लासेस को कंप्लीट करके उसका नोट्स बना लीजिए और उसी नोट्स को बार बार रिवीजन करते रहिए, ठीक है। इसी चीज को हमें याद रखना है। उसके बाद अगला जो आपका सेशन रहने वाला है वो भी आपका बहुत अच्छा सेशन है, जिसमें आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दो लाइंस आपको दी जाएगी और उनके बीच में आपको डिस्टेंस मेजर करना है। तो हम सारी चीजें समझेंगे उसी लेक्चर के माध्यम से। तो आप इसी तरह से आप आते रहिए, आप क्लासेस को देखिए, ठीक है। आप उसी टॉपिक के साथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ए टू लाइंस के बीच, तो यहाँ पे आपको बात करना है अगले सेशन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ठीक है। थैंक यू।